नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आपका जीकेएम एस्ट्रोलॉजी में। मैं हैदराबाद से पंडित गजानन कृष्ण महाराज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यह चंद्र ग्रहण का सूतक का समय क्या रहेगा, यह चंद्र ग्रहण भारत में कहाँ दिखेगा, भारत के अलावा विदेशों में कहाँ दिखेगा, इसका समय क्या रहेगा, और साथ में अंत में इस ग्रहण के 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, उसका राशिफल क्या रहेगा, अच्छा बुरा, उसके उपाय क्या रहेंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रहण यानी वह काल जहां सूर्य या चंद्र छाया ग्रह राहु और केतु के द्वारा पीड़ित हो जाते हैं। ग्रहण काल के समय राहु केतु किसी की भी चिंता किए बिना अपनी उस निर्धारित एक्सिस यानी रेखा पर चलने के नियमों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ग्रहण किसी भी काम या तांत्रिक एवं सिद्ध प्राप्ति करने के लिए, आपको पता है, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यानी आध्यात्मिक उन्नति को निखारने का, उसको और मैच्योर करने का सबसे सुनहरा अवसर होता है। ग्रहण काल में की गई कोई भी साधना तपस्या वह साधारण समय से 100 गुना ज़्यादा फल देती है। इस समय में आप जप हवन या पाठ भी कर सकते हैं। विशेष करके उग्र देवताओं की पूजा आराधना साधना करना बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। मंगलवार 8 नवंबर 2022 को घटित होने वाला यह ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण होगा, जो मेष राशि एवं भरणी नक्षत्र में घटित होगा। सामान्यतः चंद्र ग्रहण का सूतक आप देखें तो यह स्पर्श से 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले लग जाता है, लेकिन इस बार यह चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय है, इसलिए इसका सूतक 12 घंटे पहले यानी इसी दिन 8 नवंबर 2022 को सुबह 5:53 से प्रारंभ होकर आपके स्थान के ग्रहण की समाप्ति के साथ यह समाप्त होगा। वृद्धजनों, बच्चों एवं अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक दोपहर 2:53 से लगेगा। सूतक काल मित्रों वह ग्रहण के पहले का वह समय होता है जिसमें खान पान से लेकर के कोई भी सांसारिक कार्य न करे तो बढ़िया है। इस सूतक काल में व्यक्ति को अधिकाधिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लगे रहना ही श्रेयस्कर होता है। यह समय आध्यात्मिक एवं योगों के लिए अपनी शक्तियों को आप एक तरह से कहिए तो रिचार्ज करने का विशेष अवसर होता है। बात करें इस चंद्र ग्रहण के समय की तो इसका स्पर्श उप छाया से पहला स्पर्श दोपहर 1:36 बजे होगा, प्रछाया से पहला स्पर्श दोपहर 2:42 बजे होगा, खग्रास प्रारंभ दोपहर 3:50 को होगा, परमग्रास चंद्र ग्रहण सायं 4:29 बजे से होगा, ग्रहण प्रारंभ चंद्रोदय के साथ सायं 5:53 से और मोक्ष रात्रि 6:19 को होगा, एवं वायरल छाया से निर्गम यानी उपछाया से अंतिम स्पर्श लास्ट कॉन्टैक्ट विद द पेनम्ब्रा यह शाम के 7:26 तो होगा। तो ये मोटा मोटा आप माने तो यह 26 मिनट का ग्रहण होगा भारत में। कुछ जगह अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट का ही ग्रहण भारत में दिखेगा। भारत में इस समय दिन रहेगा, इससे यह ग्रहण भारत में मोक्ष होता हुआ ग्रस्तोदय रूप में दृश्य होगा। अब बात करते हैं यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण सुदूर प्रांत जैसे आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन प्रदेशों में खग्रास ग्रस्तोदित एवं भारत के शेष प्रदेशों में यह खंडग्रास ग्रस्तोदित के रूप में दिखाई देगा। भारत के अलावा यह ग्रहण किन देशों में दिखाई देगा, इसको अगर हम देखते हैं तो यह ग्रहण अटलांटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी एवं दक्षिण यानी नॉर्थ एवं साउथ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, अलास्का, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड की ओर से उत्तरी क्षेत्र यानी न्यूजीलैंड का उत्तरी भाग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, साउथ एवं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, कोरिया, जापान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, फिनलैंड, उत्तरी यानी नॉर्थ स्वीडन आदि के कई जगह में मान्य, कई खग्रास, कई ग्रस्तोदय तो कई ग्रस्तात् के रूप में यह ग्रहण दिखाई देगा। इस ग्रहण के प्रभाव में हम बात करें तो यह कार्तिक मास में घटित हो रहा है मित्रों। इससे इस ग्रहण से पर्यावरण प्रदूषित होगा। विश्व भर में आप यूँ मानिए कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा। दुनिया को समय रहते हुए विश्व के सबसे बड़े संकट से बाहर निकालने का प्रयास करना ही होगा, अन्यथा परिणाम किसी भी हद तक बुरा हो सकता है।
इसके अलावा जनमानस में रोग जनित प्रकोप भी हो सकता है और विशेष करके जो आदिवासी लोग हैं उन पर गहरा संकट आ सकता है। इसके साथ समुद्र में उपद्रव यानी सुनामी या भारी तूफान आने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। चूंकि यह ग्रहण मंगलवार को घटित हो रहा है, अतः कहीं कहीं पर दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ने का भी भय और अग्निकांड फायर इंसिडेंट से अनेक स्थानों पर होने की भी संभावना है। यह ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में होगा, अतः सर्दी में होने वाली विंटर्स में होने वाली फसलों की हानि पहुंचने के साथ कई देशों के प्रधान यानी राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री या उच्च स्तर के नेताओं को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ देशों में अचानक सरकार गिराई जा सकती है, क्योंकि यह ग्रहण खगराज भी है, अतः कहीं अकाल कहीं पर भारी जनहानि की भी संभावना होने की चांसेस है। भरणी नक्षत्र में यह चंद्रग्रहण घटित होने से चोरी डकैती करने वाले, अपहरण करने वाले लोग, मांसभक्षी यानी नॉनवेज खाने वाले, अनैतिक गलत कार्यों में जो लोग प्रवृत्त हैं उनको निश्चित पीड़ा होगी और चने, धान्य आदि के साथ जमीन के अंदर से निकलने वाले धातुओं और धान मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है। यह ग्रहण क्योंकि व्यतिपात योग में घटित हो रहा है, इसलिए जो लोग चित्रकारी, आर्टिस्ट यानी पेंटिंग है, ड्राइंग है, जिनका जो काम करते हैं, जो लोग इतिहासवेत्ता यानी हिस्टोरियंस है, जो लोग लेखक है, राइटर्स है, कंटेंट राइटर्स है, स्क्रिप्ट राइटर्स है, उनके लिए यह ग्रहण कष्टकारी हो सकता है। ग्रहणकालीन मेष राशि चंद्र का राहु से अगर आप देखें तो सन्निकर्ष और सूर्य, बुध, शुक्र और केतु ग्रहों के साथ यह समसप्तक योग बना हुआ है। इससे आप ये देखिए कहीं पर अग्निकांड, कहीं उपद्रव, युद्ध जैसा माहौल, जनता को गंभीर रोग और आवश्यक यानी जो रोजमर्रा की वस्तु है उनके मूल्यों में भारी वृद्धि आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ओवरऑल यह ग्रहण एक तरह से दुनिया को डिस्टेबलाइज करेगा, यह पक्का मान के चलिए मित्रों। काफ़ी पावरफुल देशों के आपसी संबंध इस ग्रहण के बाद बिगड़ते हुए आप देख सकते हैं। उनकी लड़ाई नेक्स्ट लेवल या वर्स्ट लेवल तक भी जा सकती है। यूएस के इलेक्शंस के बाद विश्व की इकोनॉमी पर बहुत भारी फर्क पड़ेगा, इसलिए यदि आप स्टॉक एक्सचेंजर है या सट्टे का कार्य करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इसके अलावा चाइना और ताइवान, इनका झगड़ा भी बढ़ेगा। इस दौरान चीन आप मानिए थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो सकता है और चाइना में पॉलिटिकली अनरेस्ट भी बढ़ेगा। साथ में अभी वर्तमान में चल रहा रशिया यूक्रेन का युद्ध भी तीव्र होकर धीरे धीरे एक्सेलेशन की और यानी पूर्ण विराम की ओर अग्रसित हो सकता है और कहीं कहीं न्यूक्लियर वॉर तो होने की संभावना नहीं है, वो तो लगभग 2030-31 के बाद ही संभव होगा। बट एज ऑफ नाउ देर आर नो चांसेस ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इस युद्ध के विराम के बाद आप पुतिन रशिया के अंदर और विश्व के लिए भी थोड़े और आक्रामक दिखाई देंगे। जैसे वो रशिया के जो कानून है वो और सख्त हो सकते हैं, वो दुनिया के प्रति और सख्त दिखेगा, यह आप देख सकते हैं। अमेरिका के लिए भी अगर हम देखते हैं तो यह ग्रहण कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार लेकर के नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन देख सकते हैं। अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। हो सकता है व्हाइट हाउस से कोई अप्रिय घटना का समाचार भी विश्व को देखने को मिले, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और साथ ही अगर हम यूरोप की बात करें तो यह ग्रहण यहाँ के अधिकतर भागों में दृश्यमान होगा। ये एक तरह का सेंटर भी रहेगा एक्लिप्स का, इसलिए यहाँ पर इसका प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। आप इसे यूरोप के लिए वेरी डिस्टेबलाइजिंग एक्लिप्स भी कह सकते हैं। यूरोप के कई हिस्सों में गैस, तेल, फ्यूल और एनर्जी एवं फाइनेंशियल क्राइसिस यानी आर्थिक संकट भी आने के संकेत इस ग्रहण के बाद देखने को आपको मिल रहे हैं। यहाँ तक कि यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी यूके की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कितना समय लगेगा नहीं पता, और वो अपना कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसको लेकर के भी संदेह है। तो यह तो यूके के लिए हुआ। अब अगर हम बात करें भारत की, हम बात करते हैं
तो विश्व के बाद भारत पर आते हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनकी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। उन्हें विशेष करके चुनाव प्रचार के दौरान अपनी सुरक्षा का बिल्कुल बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनका एसपीजी जो भी कमांडर्स जो भी उनका सुरक्षा देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट सावधान रहना होगा। और लेकिन उनके लिए ओवरऑल यह ग्रहण बहुत शुभ रहेगा। भारत सहित विश्व भर में मोदी जी की एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, लोकप्रियता एवं प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भारत कई देशों के लिए मित्रता या संधि की भी मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। विश्व में अगर कहीं लड़ाई हो रही हो बहुत बड़े स्तर पर, तो वहाँ भी भारत का मेजर रोल रहेगा उस लड़ाई को, उस युद्ध को विराम करने के लिए। लेकिन अगर हम भारत के अंदर की बात करें तो यहाँ फॉरेन एलिमेंट्स द्वारा भारत को सोशली अनरेस्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए भारतीय खुफिया तंत्र एवं सूचना यानी जो इंटेलिजेंस विभाग है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, होम विभाग, गृह मिनिस्ट्री विभाग है, उनको बहुत ज़्यादा सजग, सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, ताकि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा भारत में नहीं हो। खैर, इन सब से बचने एवं इन सब का मानसिक दबाव न पड़ने के लिए ही तो ग्रहण काल में साधना, आध्यात्मिक रहने के लिए कहा जाता है। मित्रों, प्रकृति के साथ साथ किसी भी ग्रहण का फल प्रत्येक मनुष्य यानी उस मनुष्य से जुड़ी उस राशि के लिए भी किसी के लिए शुभ, किसी के लिए अशुभ लेकर के संकेत लेकर के आता है। यह ग्रहण मेष राशि एवं भरणी नक्षत्र में घटित हो रहा है, इसलिए मेष राशि के साथ तुला राशि तथा भरणी और विशाखा नक्षत्र वाले जातकों को इस ग्रहण के विशेष अशुभ और कष्टकारी परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। खासकर जो ग्रह मेष और तुला राशि के 20 अंश के निकट है उन्हें भी सावधान रहना होगा। ध्यान रहे, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहे। किस तरह रहना है वो हम आने वाले राशिफल में हम देखेंगे। तो यह सब इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप बेटर प्रिपेयर रहें। आइए जानते हैं इस ग्रहण का 12 राशियों पर, किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। चूंकि मेष राशि पर ही यह ग्रहण घटित हो रहा है, इसलिए इस राशि वाले जातकों को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है और उनको अपने स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखना होगा। शरीर में कोई नई बीमारी, कष्ट, चोट लगने का भय, धन की हानि होने की प्रबल संभावना है। वाद विवाद से बचें, ज़्यादा फालतू के लड़ाई झगड़ों में न जाएं, वाहन संभाल कर चलाएं, जीवन साथी के साथ अपनी तालमेल को बिठाने का प्रयास करें, धार्मिक प्रवृत्ति बनाए रखें। उपाय की बात करें तो आपको चंद्रमा ग्रह के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। साथ में हनुमान जी की उपासना करें या किताब देख करके आने वाले 2 महीने प्रतिदिन कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा के अवश्य कीजिएगा। इसके बाद वृषभ राशि। इस राशि से 12वें भाव में यह ग्रहण घटित हो रहा है, इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण कोई सुखद या सुख संकेत लेकर के नहीं आते दिख रहा है। कार, गाड़ी चलाते समय अपना पूरा ध्यान फोकस्ड रहे। स्थानांतरण का योग नहीं बन रहा है, इसलिए विदेश यात्रा या जहाँ रह रहे हैं वहाँ से बाहर जाने का प्रयास न करें, उससे बचें। इस समय उपाय के रूप में अगर आप उपाय की आप देखें तो आपको महालक्ष्मी जी की साधना करना है, आराधना करना है, अपने इष्ट की माला फेरना है और श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के प्रतिदिन 2 पाठ आप आने वाले 2 महीने तक कीजिएगा। पाठ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ आप श्री सूक्त पुरुष सूक्त को सुन भी सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी मिथुन राशि। इस राशि से 11वें भाव में यह ग्रहण घटित हो रहा है। आपके लिए यह ग्रहण शुभ हो सकता है। इस ग्रहण के बाद आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होंगे, फाइनेंशियल गेन होगा, आपके काम का जॉब में इम्प्रूवमेंट होगा। इस ग्रहण का और अधिक अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान गणेश जी की आराधना या उनके स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। आप संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या ओम गण गणपते नमः, इसकी ही 7 माला प्रतिदिन भी आप जाप करिएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के 10वें भाव से यह ग्रहण घटित हो रहा है। आपके लिए ग्रहण बहुत शुभ होगा। थोड़े एक्स्ट्रा मेहनत करने से आपके लिए आर्थिक लाभ हो जाएगा, अकस्मात धन की लाभ होगी। विशेष करके एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ आपका नेचर है कि आप अपने साझेदार, व्यापार
मित्रों से बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, तो इस दौरान थोड़ा सा उससे एक चीज़ से बच के रहे। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस राशि से 9वें भाव में यह ग्रहण गठित हो रहा है, तो आपको संतान संबंधी चिंता हो सकती है। हो सकता है पिता पुत्र या माता कन्या माता पुत्र संतान में, माता पिता और उनकी संतान में आपस में किसी बात को लेकर के, प्रॉपर्टी है या कोई किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं। ध्यान रखें यह न होने दें। अगर आप पुत्र हैं तो पिता के प्रति सम्मान रखें, माता पिता के प्रति, और अगर आप माता पिता हैं तो अपने पुत्र को उससे ज़्यादा उलझे नहीं, उसको बिठाएं, समझाएं, प्रेम से प्यार से बात करें, और यही आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि की बात करें तो इस राशि से 8वें भाव में यह ग्रहण आपके लिए घटित होगा। अपने शत्रु से विशेष सावधान रहिए, चाहे वह आपका व्यापार से संबंधित हो या कोई भी हो, या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो आपसे आगे निकलता है पढ़ाई में, आपने भी मेहनत की, उसने भी की है, लेकिन आपको चालाकी काम नहीं आएगी, आपको मेहनत करनी होगी। आप अपने दिखने वाले विजिबल एंड इनविजिबल दोनों शत्रुओं से सावधान रहें। अपने मन को ज़्यादा विचलित होने न दें, ज़्यादा स्ट्रेस न लें, ज़्यादा सोचें नहीं, और मेडिटेशन प्राणायाम करें, और प्रतिदिन गीता का एक पाठ का अध्याय अवश्य कीजिएगा। अगली राशि तुला राशि। इस राशि से 7वें भाव में यह ग्रहण घटित हो रहा है, तो पति पत्नी में आपसी मनमुटाव हो सकता है किसी बात को लेकर के। रिश्तों में दरार न आए, आप दोनों की बॉन्डिंग, ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रेम बना रहे, इसका पूरा प्रयास पति पत्नी को ईमानदारी से करना होगा। और उपाय के लिए आप प्रतिदिन पति और पत्नी अलग अलग डोंगरे जी की भागवत का कम से कम 5 अध्याय का पाठ, प्रतिदिन 5 अध्याय पति अलग पत्नी अलग कीजिएगा, तो उसमें फर्क आएगा। बाकी अन्य स्वास्थ्य, व्यापार, धन के संबंधित आपको कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगली राशि वृश्चिक। इन राशि से 6वें भाव में यह ग्रहण घटित हो रहा है, तो अचानक से आप कोई अनवांटेड, मतलब सोचा भी नहीं हो ऐसी कोई बीमारी आ सकती है। वह बड़ी बीमारी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कष्ट आपको देगी। अस्पताल, डॉक्टर के चक्कर आपको अवश्य कराएगी, इसलिए अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। संभव हो तो बाहर का जंकी फूड न खाएं, घर का देसी ताज़ा भोजन लें, प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा संगीत को सुनिएगा, और प्रतिदिन ज़्यादा नहीं 1 पाठ सुंदरकांड का अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं धनु राशि। इस राशि से 5वें भाव में यह ग्रहण घटित होगा, तो कमाई कम खर्चा ज़्यादा, यह पक्की बात है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि खर्चे कम से कम हो, कमाई ज़्यादा आप करवाएं, अनावश्यक यात्रा को टालिएगा। बिल्कुल कोई छोटी चीज़ में अगर आपका काम चल सकता है तो बड़ा ज़्यादा विस्तार का एलाबरेट मत करिए, सीमित रहिए। अपने खान पान, अपनी जो भी शौक की चीज़ें हैं उनको लिमिटेड रखिए, यही आपके लिए उपाय है। अगली राशि बात करते हैं मकर राशि। इस राशि से 4थे भाव में यह ग्रहण घटित हो रहा है। आपके लिए यह ग्रहण बहुत बहुत शुभ होगा। पुराने रुके हुए काम बनने लगेंगे, उनमें काम में तेजी आएगी, आय के नए स्रोत आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिजनेस है, जॉब वाइज है। कहीं रुके हुए जो काम अभी तक डिलेड थे उनमें कहीं ना कहीं गति आएगी, वो काम आगे बनेंगे, प्रगति के रास्ते खुलेंगे, मन आपका शांत रहेगा, आप स्ट्रेस आदि से दूर रहेंगे। ओवरऑल आप मकर राशि के लिए यह ग्रहण शुभ ही रहेगा। कुंभ राशि। इस राशि से 3रे भाव में यह ग्रहण घटित होगा। आपके लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ होगा। प्रगति के रास्ते पर आप अग्रसित रहेंगे, मन में उत्साह रहेगा, आनंद रहेगा, प्रफुल्लित रहेंगे, मन में प्रसन्नता रहेगी। आपको किसी बात की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के जनवरी के बाद से मार्च तक अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन 1 पाठ किताब देख करके हनुमान चालीसा का अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं अंतिम मीन राशि की। इस राशि से 2रे स्थान में यह ग्रहण घटित होगा। आपके लिए ग्रहण शुभ नहीं है, बिल्कुल नहीं। खर्चे बहुत अधिक हो सकते हैं, यात्रा भी अधिक होगी, स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना होगा। साथ में आपके कम्युनिकेशंस, किसी को आप ईमेल कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, आप इंस्टा पर आप फीड कर रहे हैं, जो भी आपके कम्युनिकेशन के साधन हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, अपने बॉस से हैं, अपने सेठ से हैं, अपने जहाँ पर भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें अपनी बोली चाली में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कोई निर्णय लेते हैं तो सोच करके लीजिएगा, ऐसे नहीं फ़ौरन मुंह में आया बोल दिया, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यह 12 राशि के लिए ग्रहण का अच्छा और बुरा फल जो भी था
वह था। तो क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा से संबंधित स्तोत्र आप पाठ करिएगा। साथ में ग्रहण के समय आपको सफ़ेद वस्त्र है और वस्त्र पुराने नहीं नए होना चाहिए, इनका ध्यान रखिएगा। सफ़ेद वस्त्र है, घी है, शक्कर है, इसका आप ग्रहण के समय अवश्य दान कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण के समय कहते हैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लगे रहना और दान देना, इसका बहुत महत्व है। तो यह था 8 नवंबर 2022 कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर आने वाला अंतिम 2022 का ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जिसके संबंध में मैंने विस्तार से आपके समक्ष ये बातें रखी। यह ग्रहण अधिकतर विश्व के लिए अशुभ ही है। ओवरऑल नेक्स्ट 2-3 महीने आप ये मानिए कल्याणकारी नहीं होंगे, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लगे रहे तो हमारा दिमाग इन सब चीज़ों से बच करके हम अपने आप को खुद को कम से कम अपना कल्याण कर पाएंगे।